और ये संघ पूरी प्रक्रिया चलाता है आदिवासी समाज को वनवासी सेवा संघ चलाकर हिंदू बनाने। दलितों के प्रति भी, आदिवासियों के प्रति भी उतने ही निर्मम हैं। और यही वजह है कि झारखंड का आदिवासी कहता है कि सरना कोड बिल लाओ, हम हिंदू नहीं हैं, हम सरना हैं। यह तो चलता रहेगा। एक तो ये हमारे बीच में हम जब किसी एक बड़े व्यापक प्लेटफॉर्म को बनाना चाहते हैं, एक बड़ा फासीवादी विरोधी मोर्चा बनाना चाहते हैं, हम एक इस मौजूदा ब्राह्मणिकल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसमें कट साइजिंग नहीं कर सकते। कभी प्रमोशन के सवाल के ऊपर, कभी एनआरसी सीए के सवाल के ऊपर वो टेस्ट करना चाहती है कि आपके बीच में कितनी एकता बनती है और कितना विभाजन रहता है। और यहाँ प्रियंका जी और कंचन जी बैठी हैं। इन लोगों से एक गुजारिश के साथ शुरू करता हूँ कि भाजपाइयों को ज़्यादा जलील न किया कीजिए, क्योंकि कभी कभी लगता है कि जलालत भी शर्मा जाती है, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं होती। बहरहाल देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वो हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी सारे सिस्टम, हमारा पूरा सिस्टम उसी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, उसी सोसाइटी के तमाम हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। और उसके अंदर उस सोसाइटी की तमाम बीमारियां बराबर आपको दिखाई देती रहेंगी। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर आज भी हम आदमी से इंसान बनने की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंसान बने नहीं हैं और ना हम दूसरों को इंसान समझते हैं। हम इस मुल्क के 85% लोगों को इंसान नहीं समझा जाता। और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे सारी बातें आ गई हैं करीब करीब, उनसे एक स्तर पे अपनी सहमति भी दर्ज कराते हुए और एक स्तर पे अपनी असहमति भी दर्ज कराते हुए। आप देखिए कि किस तेजी के साथ जैसे ही यूजीसी एक्ट 2026 आया, किस तेजी के साथ सरकारी मीडिया का विलाप शुरू हो गया, रोना धोना शुरू हो गया। मैं विधवा विलाप नहीं कहूँगा, मुझे वो एक महिला विरोधी टर्म लगता है, मैं वो नहीं कहूँगा। विलाप शुरू हो गया, क़यामत आ गई। और आनन फानन में उस मुल्क की जुडिशरी 3 दिन के अंदर स्यू मोटो कि हम समाज के हालात देख रहे हैं, हम इसको यूं ही नहीं छोड़ सकते, और वो उसको स्टे कर देती है। वो जुडिशरी जो 370 वर्ष इंतजार कराना चाहती थी इस मुल्क को, जो एनआरसी सीए के सवाल पर सुनना नहीं चाहती थी इस मुल्क के लोगों को, वो जुडिशरी जो ज्ञानवापी के सवाल के ऊपर फ्री हैंड दे रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बैठ के कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर बहस होगी, लेकिन ज्ञानवापी को सुना जाएगा, अभी ये उसके बाहर है, उसके दायरे के बाहर है। वो जुडिशरी जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुनने में महीनों लगा देती है और पार्शियली उसके कुछ प्रोविजंस के ऊपर रोक लगाने की बात करती है, वो यूजीसी 2026 पर एकदम से स्ट्राइक डाउन करती है। तो बात बड़ी साफ सी है
कि सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें डर है कि लोग तुमसे डरना बंद कर देंगे, इसलिए तुम डरा कर रखना चाहते हो। आप सोचिए, इसी मुल्क के अंदर, मैं थोड़ा जोड़ूंगा चीजों को, कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, शायद आप तक बातें पहुंच जाएं। इसी मुल्क के अंदर इखलाक को मारा जाता है। पहलू खान को मारा जाता है इसी मुल्क के अंदर। अफराजुल को, जो एक दिहाड़ी मजदूर है, उसको ले जाकर मारा जाता है। और इस मुल्क में इस तरीके की हत्याएं अब डे ऑफ द ऑर्डर बन गई हैं, ऑर्डर ऑफ द डे बन गई हैं, और ये न्यू नॉर्मल है। अब इस पे बहस नहीं होती, अब इस पे बात नहीं होती, अब इस पे सवाल नहीं होते, इस पे आंदोलन नहीं होते। और ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? ये कौन हिस्सा है जिसके लिए रामनवमी में जुलूस निकालने का मतलब मस्जिद के आगे डांस करना है? ये कौन हिस्सा है जिसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में नहीं करना है, किसी मस्जिद के आंगन में करना है, किसी दरगाह के सामने करना है? ये कौन हिस्सा है? ये कौन हिस्सा है जो पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी को कटुआ और मुल्ला कहता है, और वो कौन हिस्सा है जो उस पर उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हंसता हुआ ताली बजाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं करता? ये वही हिस्सा है, ये वही हिस्सा है जो एक आईपीएस अफसर को जाटव होने के चलते घोड़ी पर बैठकर नहीं जाने देता। ये वही हिस्सा है जो मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट को प्रतापगढ़ में साइकिल पर बैठकर गांव में जाने के चलते मार डालता है। ये वही हिस्सा है जो बलिया में शमशान में शव नहीं जलने देंगे गरीब का, दलित का, उसको एक लाश के साथ 3 लाशें और गिरा देता है। ये वही हिस्सा है। और इसलिए इस हिस्से को पहचानने की जो प्रक्रिया है वो डॉक्टर अंबेडकर हमको सिखा गए। डॉक्टर अंबेडकर हमको सिखा गए हैं। और प्रोफेसर विक्रम जी जो कुछ बातें कह रहे थे, मैं उनसे पूरे सम्मान के साथ अपनी असहमति व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि मैं 35 साल से एक वामपंथी कार्यकर्ता हूं, और मैंने उस दलित आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ी है। मैंने इनकाउंटर का खतरा झेला है, मेरे ऊपर पोटा लगाई गई थी, बच गया मैं जेल में रहा हूँ, लंबे समय तक जेल देखी है सरकारों की, और मैं जिस राजनीतिक दल से जुड़ा रहा हूँ उसको भाकपा माले के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं आपकी कुछ बातों से असहमति मेरी है, क्योंकि मैंने भोजपुर के उन आंदोलनों का मैं गवाह हूं जहां पर हमारे साथियों ने उस दलित समाज के लिए शहादतें दी, जहां पर पसीना गिरा था वहां पर खून गिराया, मास्टर जगदीश से लेकर रामेश्वर अहिर से होते हुए और सरोज दत्त और चारू मजूमदार तक। इसलिए आपकी कुछ बातों से मैं असहमति व्यक्त करूंगा, और मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा होऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर इन रिलेशन ऑफ कास्ट में इस बात को चिन्हित करते हैं
अगर आप सारे लोग विद्वान लोग हैं, मैं तो एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और जनता के बीच में पिछले 30-32-35 सालों से रहता हूँ, आंदोलनों में रहा हूँ। जिस NRC CA आंदोलन का डॉक्टर कमल उसरी जिक्र कर रहे थे, इत्तेफाक से उसमें कनन गोपीनाथन को भी आना था और मुझे भी बोलने आना था। कनन चूंकि हवाई जहाज से आए इसलिए पकड़ लिए गए, मैं रेल से आया और छिउकी में ही उतर गया, छिउकी से मोटरसाइकिल से यहाँ पे चला आया। तो ये ट्रेनिंग का फ़र्क हो जाता है, माफ़ कीजिएगा मुझे, मतलब मैं कुछ वैसा नहीं कहना है, मतलब वो ट्रेनिंग का फ़र्क हो जाता है। हमारी ट्रेनिंग पुरानी वाली है कि कैसे अंडरग्राउंड रास्ते से निकल जाना है और कैसे आंदोलन में आगे पहुँच के खड़े हो जाना है। तो मैं छिउकी में उतर गया, डॉक्टर कमल साहब ने मोटरसाइकिल पर बैठाया और यहाँ तक लेकर चले आए, हॉल तक लेकर चले आए, और उसके बाद फिर रोशनबाग भी हम लोग गए। बहरहाल, तो मैं संक्षेप में ही अपनी बातें कहूँगा, चूँकि मैं सुनना भी चाहता था। मैं तमाम यहाँ पर बड़े विद्वान मौजूद हैं, मैं जज साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने किस तरीके से सही बात है। हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम को आप देखिए, रिफ्लेक्शन है ना, सारे इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्शंस हैं। हिंदुस्तान के पूरे जुडिशियल सिस्टम में कितने दलित आदिवासी हैं, कितना पिछड़ा समाज का हिस्सा आता है। और तो और आप ये सोचिए कि गवई साहब के ऊपर जूता चल जाता है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हिंदुस्तान के अदालतों के लिए क्या हो सकती है कि चीफ जस्टिस के ऊपर सिर्फ इस बात के चलते जूता चल जाता है कि वो दलित समाज से आते हैं, और हमारी अदालतें खामोश रह जाती हैं। गवई साहब ने बड़ा दिल दिखाया, उस वकील साहब को माफ कर दिया, वो वकील नहीं थे, मूलतः वह उस वकील के कोर्ट के अंदर, भेष के अंदर एक खूंखार जातिवादी, एक ब्राह्मणवादी मानसिकता के जहरीले व्यक्ति थे। उनको उन्होंने माफ कर दिया व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन क्या इस मुल्क के जुडिशियल सिस्टम को उस आदमी को माफ करना चाहिए था? क्या उनके सक्सेसर को उसको माफ करना चाहिए था, इस नाते क्योंकि उस कुर्सी के ऊपर हमला हुआ था? इस मुल्क में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को आगे करके, महामहिम राष्ट्रपति को आगे करके दलितों का सवाल उठा रहे हैं। दलित राष्ट्रपति का अपमान कर दिया गया बंगाल के अंदर। उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब दलित राष्ट्रपति कहाँ थी? और जब वो जगन्नाथपुरी में कोविद जी को दर्शन करने थे तो वो दलित राष्ट्रपति, तब वो राष्ट्रपति का सम्मान कहाँ था जब उनको बैरिकेडिंग के बाहर से दर्शन करके वापस आना पड़ा था? तो ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको पहचानना होगा, इनके दर्शन को समझना होगा। ये फैसिस्ट हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इनके राजनीतिक दर्शन को समझिए, बगैर इनके राजनीतिक दर्शन को समझे इनके खिलाफ कोई फैसला कुल लंबी लड़ाई स्थायी भाव से इनके हराने तक, इनके हारने तक नहीं लड़ी जा सकती। ये फासिस्ट हैं और इस देश में फांसीवाद का जो दुनिया में इन्होंने आयात किया मुसोलिनी से, इटली और जर्मनी से फांसीवाद और नाजीवाद, उसका ये हिंदुस्तानी संस्करण है और वह संस्करण है सांप्रदायिक फांसीवाद का। ये सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें हैं और इस मुल्क में ये सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें अब कारपोरेट पूंजी के साथ अपना एगा कायम करती हैं। और कारपोरेट पूंजी किसके हाथ में है? मुझे एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बता दीजिए जो दलित हो, आदिवासी हो, शायद एक
कहीं अब कोई दिखाई दे जाए। जमींदार तो शायद ही पूरे हिंदुस्तान में अगर जमीनों की बात की जाए तो कोई जमींदार आदिवासी और दलित नहीं मिलेगा आपको, एक नहीं मिलेगा। तो ये कम्युनल फॉसिस्ट है जो कारपोरेट पूंजी के पैसे के बल के ऊपर हिंदुस्तान की सत्ता पे जिन्होंने कब्जा कर लिया है। और इनका चिन्हित दुश्मन नहीं है, इनका चिन्हित दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है, क्योंकि गोलवरकर जो है वो बंच ऑफ थॉट्स में दलितों के प्रति भी, आदिवासियों के प्रति भी उतने ही निर्मम हैं। और यही वजह है कि झारखंड का आदिवासी कहता है कि सरना कोड बिल लाओ, हम हिंदू नहीं हैं, हम सरना हैं। और ये संघ पूरी प्रक्रिया चलाता है आदिवासी समाज को वनवासी सेवा संघ चलाकर हिंदू बनाना चाहता है। और वो कह रहा है कि हम हिंदू हैं नहीं। अब उसकी मजबूरी है संघ की, क्योंकि अगर उसको इस मुल्क के अंदर सत्ता पर कब्जा रखना है तो कुल्हाड़ी का बेंत उसी पेड़ का बनाना होगा जिस पेड़ को उसको काटना है। और इसलिए उस दलित आदिवासी समाज को भ्रम में डालकर उसको अपने पाली में खींचता रहना होगा। और निश्चित तौर पर ओबीसी समाज का, ईबीसी समाज का एक बड़ा हिस्सा हम पिछले दिनों देखते रहे हैं कि वो जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी के दर्शन से प्रभावित होकर, किन्हीं भी कारणों से तत्कालिक मुद्दे हो सकते हैं, सत्ता में कुछ मलाई मिल जाने का मामला हो सकता है, सत्ता की कुछ हिस्सेदारी का मामला हो सकता है, लेकिन वो उसी कुल्हाड़ी का बेंत बन रहा है जिस कुल्हाड़ी से उसका पेड़ काटा जाएगा। और हिंदुस्तान के समाज में हम देख रहे हैं, हमने रोहित वेमुला की शहादत देखी। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं, प्रोफेसर मीना है, मुझे ध्यान पड़ता है जब नजीब जेएनयू से लापता हुआ, गायब हुआ, आज तक नजीब मिला नहीं। हिंदुस्तान की सारी एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए, नजीब को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया, आज तक नहीं पता चला, क्योंकि उसको मारने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि तुम्हारे विश्वविद्यालय नहीं है, ये संस्थानिक उत्पीड़न और हत्या के अड्डे हैं। तुम्हारे विश्वविद्यालय संस्थानिक उत्पीड़न के अड्डे हैं। और इन अड्डों को ध्वस्त करना होगा। जो चिंताएं यहां पर लोगों ने रखी, मैं उनसे अपने आप को जोड़ता हूं। एक पर्ची आई है, उसमें लिख के आया है, कृपा करके हिंदुस्तान न बोले, भारत बोले। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, हिंदुस्तान है। अगर आप हजरत अमीर खुसरो को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट, हिंद का कॉन्सेप्ट आया। हिंदू से हिंदुस्तान नहीं है भाई, उसको हिंदुस्तान नहीं कहिए, हिंदुस्तान कहिए। तो इसलिए उस पर आपसे क्षमा चाहता हूँ। और हाँ, ठीक बात है कि कहीं संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है और भारत और इंडिया का ही उल्लेख है, लेकिन हिंदुस्तान है। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। यह लोकतांत्रिक तरीका है। शंभू जी जो कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं आपके प्रशंसकों में से हूं,
लेकिन यह लोकतांत्रिक तरीका है। मैं भी आपकी बातों से असहमत था, लेकिन मैं या हो सकता हूं, लेकिन मैंने तो आपके बोलने के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया। मैंने आपके बोलने के दौरान यह तरीका कहां ले जाता है? यह तरीका सत्ताधारी दल की तरफ ले जाता है, जब विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता और मोदी और अमित शाह खड़े होकर और भारतीय जनता पार्टी की ट्रेजरी बेंचें खड़ी होकर आपकी आवाज दबा देना चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आप जैसे सोचे वैसे मैं सोचूं। आप सोच थोपना चाहते हैं, सोच मत थोपिए। सोचों में, विचारों में टकराहट रहेगी, विचारों के अंदर संघर्ष होगा, लेकिन रास्ता एक होगा, लक्ष्य एक होगा। हमारे आप लक्ष्य से भटका रहे हैं। आप कम टू पॉइंट प्लीज, कम टू पॉइंट। नहीं, आप लक्ष्य से भटकाइए मत। आप भी, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके जरिए आप देश के बड़े आदिवासी दलित आंदोलन को लक्ष्य से भी भटका रहे हैं। मैं बहुत सारे सवालों के ऊपर मान्यवर कांशीराम से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन मान्यवर कांशीराम, इससे उनकी राजनीति छोटी नहीं हो जाएगी। उन्होंने जो एक ऐतिहासिक काम किया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप लेफ्ट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने चिन्हित किया। हाँ, चिन्हित किया बाबा साहब अंबेडकर ने। और बाबा साहब अंबेडकर ने यह भी कहा, उसी समय में बंबई में मजदूरों की रैली में बाबा साहब अंबेडकर शामिल भी होने जाते हैं। तो यह तो चलता रहेगा। एक तो ये हमारे बीच में हम जब किसी एक बड़े व्यापक प्लेटफॉर्म को बनाना चाहते हैं, एक बड़ा फासीवादी विरोधी मोर्चा बनाना चाहते हैं, हम एक इस मौजूदा ब्राह्मणिकल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसमें कट साइजिंग नहीं कर सकते। अगर आप इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिएगा चीजों को, तो आप एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं सत्ता और के खिलाफ। और यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में बैठी सरकार, जो बार बार टेस्ट करती है कि आप कितना लड़िएगा। कभी अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के जरिए, कभी प्रमोशन के सवाल के ऊपर, कभी एनआरसी के सवाल के ऊपर वो टेस्ट करना चाहती है कि आपके बीच में कितनी एकता बनती है और कितना विभाजन रहता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।